नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करारा जवाब, जनादेश का अपमान बंद करे राहुल गांधी। चुनाव फिक्सिंग वाले लेख पर देवेंद्र फडणवीस का सीधा हमला, हार नहीं पचा पा रही है कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर, मदुरई में भाजपा कोर कमेटी की बैठक करेंगी की अध्यक्षता। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच सफलतापूर्वक जारी। अमेरिका में प्रतिनिधिमंडल ने दिया आतंक के विरुद्ध संदेश। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की हुई स्वदेश वापसी। विदेश मंत्री आज से फ्रांस, यूरोपीय संघ और बेल्जियम की यात्रा पर। इन देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और गहरा करने और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद। और फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग का फाइनल आज, यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज होंगे आमने सामने। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उसके नतीजों को लेकर महीनों बाद सियासी संग्राम एक बार फिर से छिड़ गया है। राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखकर धांधली का आरोप लगाया, तो अब राहुल गांधी के आर्टिकल का जवाब आर्टिकल से ही मिला है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से हाल ही में एक अखबार में लिखे गए लेख का जवाब देते हुए तीखा हमला बोला है। अपने लेख में देवेंद्र फडणवीस ने न केवल राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया, बल्कि उनकी मंशा और कांग्रेस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में हुई पराजय राहुल गांधी को कितनी गहराई से चुभी है, इसका मुझे भली भांति एहसास है। लेकिन अगर राहुल गांधी लगातार किसानों, हमारी बहनों और आम जनता के जनादेश का अपमान करते रहेंगे तो जनता राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने राहुल गांधी के लेख को जनता को भ्रमित करने की कोशिश करार दिया और सुझाव दिया कि कांग्रेस नेता को हार स्वीकार कर आत्ममंथन करना चाहिए। सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। मुझे नहीं लगता कि यह लक्ष्य असंभव है। ये बात समझनी होगी कि हथियार उठाने वाले नक्सली को खत्म करना एक हद तक आसान होता है, लेकिन भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाली अर्बन नक्सलवाद नाम की व्यवस्था से हमें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने समय समय पर जवाब दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान को भी निशाने पर लिया। उन्होंने इसे जोड़ो के नाम पर तोड़ो अभियान करार दिया, जो संवैधानिक संस्थाओं जैसे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के खिलाफ गलत फहमियां फैलाता है। राहुल गांधी के मतदाता संख्या में वृद्धि को फर्जी बताने के आरोप पर देवेंद्र फडणवीस ने तथ्यों के साथ जवाब दिया। फडणवीस ने बताया कि 40,81,229 नए मतदाताओं में से 26,46,608 युवा मतदाता थे। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस के वकील उमर हुड्डा को 60 पन्नों का पत्र भेजकर सभी सवालों के जवाब दिए थे। फडणवीस ने कहा कि 2014 से 2019 में 63 लाख, 2009 से 2014 में 75 लाख और 2004 से 2009 में 1 करोड़ नए मतदाता जुड़े थे। इसलिए 2024 में मतदाता वृद्धि को चमत्कार बताना गलत है। वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि के सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रति घंटे औसतन 5.83% मतदान हुआ और अंतिम घंटे में 7.83% मतदान कोई असामान्य बात नहीं है। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी पेश किए, जिसमें दूसरे चरण में वोटिंग 60.96% से बढ़कर 66.71% हुई थी और उस समय कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। राहुल गांधी के 85 विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त मतदाताओं के दावे पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अंतिम घंटे में 17,70,867 मतदाताओं ने वोट डाले, जो प्रति मिनट 97,103 वोट के औसत से हुआ। उन्होंने उदाहरण दिया कि माढ़ा, वणी,
और श्रीरामपुर में वोटिंग वृद्धि के बावजूद विपक्षी दल जीते, जिसे राहुल गांधी ने नजरअंदाज किया। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता ने राहुल गांधी को नकारा और अब वो जनता को ही नकार रहे हैं। यही कांग्रेस को गर्त में ले जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फेक वोटर लिस्ट के कांग्रेस के दावों को चुनाव आयोग के सूत्रों ने खंडन किया है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के अपडेट करने की प्रक्रिया के बारे में पहले ही विस्तार से बताया है। मतदाता सूची में कोई भी नाम हटाना या जोड़ना संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार ही होता है। महाराष्ट्र में यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1,03,727 बूथ लेवल एजेंट की मौजूदगी में की गई, जिसमें कांग्रेस द्वारा नियुक्त 27,000 से ज्यादा एजेंट्स शामिल थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शामिल 9,77,90,752 मतदाताओं में से जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष केवल 89 ने ही अपील की है। ये अपील जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 24A के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष की गई है। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष केवल एक ही अपील दायर की गई है। महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी की ओर से लगाए गए धांधली के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हार के मौसम वैज्ञानिक बन गए हैं। वो अपनी हार का अनुमान लगा चुके हैं। जनता एनडीए के साथ है और हर क्षेत्र में सरकार जनता के लिए काम कर रही है। राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है। जनता आज एनडीए के साथ इसलिए है, हर गांव में सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, हर सेक्टर में सरकार काम कर रही है। जनता एनडीए के साथ है। राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं में यही समस्या है कि जब आत्ममंथन करने की जरूरत होती है तो ये लोग चुनाव हारने के बहाने ढूंढते हैं। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि कभी चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना, किसी फिक्सिंग का आरोप लगाना या कभी ईवीएम खराब है ये कहना, ये अपने में दिखाता है कि इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी हार मान ली है। अगर इनको किसी एक व्यवस्था में नुक्स निकालने हैं, किसी एक संस्था में नुक्स निकालने हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज नहीं है, वो इनकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी। उसमें इनको नुक्स निकालने की जरूरत है, जो निकालते भी हैं। गाहे बगाहे अलग अलग राज्यों में जाके कभी जयचंद ढूंढते हैं अपनी ही पार्टी में, तो कभी अपनी ही पार्टी का विरोध करके आ जाता है। और सही कर रहे हैं वो, क्योंकि आत्ममंथन इनको करने की जरूरत है। और आत्ममंथन नहीं करने की वजह से हर बार हार का ठीकरा, कभी चुनाव आयोग पे थोपना, कभी किसी फिक्सिंग पे थोपना, कभी ये बोलना कि भैया ईवीएम खराब है, ये अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार में भी हार मान ली है। परिणामों के बाद किया हार का ठीकरा पहले से ही किस पे फोड़ा जाए, उसकी भूमिका राहुल जी और इनके तमाम गठबंधन के दल बना रहे हैं। और बिहार के बाद आसाम, बंगाल, तमाम राज्य ये लोग हारने जा रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य का गढ़चिरौली जिला नक्सल प्रभावित और देश के सबसे दुर्गम इलाकों में शुमार है, लेकिन अब यहां बदलाव की हवा चल रही है। जिले के कटेझरी गांव में आजादी के 77 साल बाद पहली बार सरकारी बस सेवा शुरू हुई है। सरकार के इस कदम से गांव वाले काफी खुश हैं। देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कटेझरी गांव से ये ग्राउंड रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के गांव कटेझरी में आजादी के बाद 26 अप्रैल 2025 को पहली बार स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस पहुंची। ये सेवा आसपास के लगभग 30 गांवों को जोड़ती है, जिनमें चांदगांव, धनौरा, पेंड्री, मरूम गांव, धरेखेड़ा और खुद कटेझरी शामिल है। ये बस दिन में 2 बार गढ़चिरौली से कटेझरी के लिए चलती है। छत्तीसगढ़ सीमा से सटे इस जिले को लंबे समय तक नक्सल हिंसा और पिछड़ेपन से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। धनौरा तहसील का ये आदिवासी बहुल गांव, जहां कभी सरकारी वाहन जाने से भी डरते थे, अब बस की आवाज से गुलजार हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। पहले सेवा नहीं थी आने जाने के लिए, अभी चालू हुई तो बहुत खुश है हम लोग। हमारे गांव में बस भेजने का तय किए उन्होंने, बहुत खुशी की बात है। हमारे गांव के बच्चे या हम कोई किसान महिलाएं, हम बाहर जाने के लिए हमको बहुत बोले तो तकलीफ हो रही थी। गांव के नागरिक बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि दशकों से जिस बस सेवा का सपना उन्होंने देखा वो अब साकार हुआ। पहले बच्चों को स्कूल जाने में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ आसान हो गया। कटेझरी थाना प्रभारी ने बताया कि पहले ये इलाका पूरी तरह नक्सल प्रभावित था, लेकिन अब सुरक्षा बलों और शासन की संयुक्त कोशिशों से हालात में बड़ा बदलाव आया। यहाँ जो पुलिस स्टेशन है कटेझरी में, वहाँ से डिमांड हुई थी कि हमें एक बस चाहिए कटेझरी के लिए, तो उनकी सेवा के लिए, और वहाँ से कुछ पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए, उनकी डिमांड पर हमने सर्वे किया और उसके बाद 26 अप्रैल 2025 से ये बस शुरू हुई है। आज़ादी के बाद ये पहली बार वहाँ उस गांव में बस जा रही है। छोटा सा गांव है, 500 के करीब वहाँ की जनसंख्या है। कभी नक्शे पर लाल जोन के नाम से पहचाने जाने वाला इलाका अब विकास की कहानी का हिस्सा बन गया। ये सिर्फ एक बस सेवा नहीं, बल्कि ग्रामीणों की उम्मीद, संघर्ष और जीत की प्रतीक बन गई है। पहल न केवल परिवहन सुविधा का विस्तारीकरण है, बल्कि ये संकेत भी है कि ये इलाका अब नक्सलवाद की छाया से बाहर आ चुका है। एक समय था जब इलाका नक्शे पर सिर्फ लाल जोन के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ के रास्तों पर गोलियों की गूंज नहीं, बल्कि बस के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज बदलाव, विकास की और विश्वास की है, जो अब यहाँ की हवा में खुल चुकी है। अपने सहयोगी प्रशांत और कमलेश के साथ सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। और बुलेटिन में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चिड़ियाघर तो वही है, बस वहां तक जाने का रास्ता आसान हो गया है। बिट्टू के टाइम जाते थे धक्के खाते, अब गुड्डी के साथ तुरंत मेट्रो से। इस जनरेशन ने घर से निकलते ही रफ्तार देखी है। यही अमृत पीढ़ी हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC, ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज स्वदेश वापस लौट आया है। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत प्रतिनिधिमंडल 6 देशों की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटा। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम के तहत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में पूरे विश्व को बताया गया। पहलगाम के बर्बर आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है देशों में और सबों ने कंडेम किया, सहानुभूति की। ये एक बहुत नई बात है और जिस उद्देश्य से हम लोग को भेजा गया था, वी सॉ ए ग्रेट कन्वर्जेंस, बी इट इंग्लैंड, बी इट जर्मनी, बी इट कोपेनहेगन, बी इट जर्मनी और
इवन इन ब्रसल्स हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गए और हर जगह एक स्वर से इसकी आलोचना हुई। सांसद दग्गुबती पुरंदेश्वरी ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवाद के सबूत पूरी दुनिया को दिखाए गए। And we have spoken to government officials, representative of governments, MPs, and even Indian diaspora who are living in other countries. And we have also produced evidence of the terrorism that India has been suffering under to the government representatives and the MPs and the officials as well. So they are seized of the effect of terrorism. They are seized that India is suffering. And after the evidences have been given to them and produced to them, they have definitely said that they would stand by India and would support us in our fight against terrorism. सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवाद के खेल को अब पूरा विश्व समझ चुका है। ऑपरेशन संदूर का जो भी मैसेज था वो दुनिया को दिया है, थिंक टैंक से लेकर, डायस्पोरा से लेकर, पार्लियामेंटेरियन से लेकर और मीडिया से लेकर पूरी बात रखी है और कम्युनिटी को बताया है, पूरी यूरोप को बताया है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म और पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है होता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 14 जून तक फ्रांस, यूरोपीय संघ और बेल्जियम की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री की इस यात्रा से इन देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री पेरिस और मार्सिले की यात्रा करेंगे, जहां वो फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के अपने समकक्ष मंत्री जीन नोएल बैरोट के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। साथ ही वो फ्रांस के वरिष्ठ नेताओं, थिंक टैंक और मीडिया से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री मार्सिले शहर में आयोजित होने वाले भूमध्य सागरीय रायसीना संवाद के उद्घाटन संस्करण में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा कैलास के साथ रणनीतिक वार्ता करेंगे। वो यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संसद के वरिष्ठ नेतृत्व से भी मिलेंगे। बेल्जियम की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और बेल्जियम के वरिष्ठ नेतृत्व से भी मिलेंगे। साथ ही वो भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। और आइए अब नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उससे जुड़ी कुछ खबरें। सेवा सुशासन के 11 साल। देश में हर घर तक पानी पहुंचाने की कवायद अब सफल हुई है। बीते 11 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से पानी पहुंचाया गया। देखिए कैसे जल जीवन मिशन पूरे भारत को बदल रहा है। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अम्मी कहती थी उन्होंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनके बचपन में उन्हें बहुत दूर तक पानी भरने जाना पड़ता था, मगर मैंने तो बचपन से ही घर में नल देखा है और मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। अम्मी मैं फर्स्ट आई हूँ। इस भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। यही बेटियां बनेंगी विकसित भारत की कप्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर देश की नारी शक्ति को समर्पित कुछ पोस्ट साझा किए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि पिछले 11 वर्ष में देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। स्वच्छ भारत के माध्यम से सम्मान सुनिश्चित करने से लेकर जनधन खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन तक विभिन्न पहलों ने हमारी नारी शक्ति को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उज्ज्वला योजना ने कई घरों को धुएं से मुक्ति दिलाई। मुद्रा ऋणों ने लाखों महिला उद्यमियों को अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बनाया। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं के नाम पर घरों ने भी उल्लेखनीय प्रभाव डाला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। विज्ञान, शिक्षा, खेल, स्टार्टअप्स और सशस्त्र बलों सहित सभी क्षेत्रों में महिलाएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और कई लोगों को प्रेरित कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने वो दौर भी देखा है जब उन्हें कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज
वो न सिर्फ विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं, बल्कि शिक्षा और व्यवसाय से लेकर हर क्षेत्र में मिसाल कायम कर रही हैं। बीते 11 वर्षों में हमारी नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली हैं। पहले घर घर में चूल्हा और धुआं दोनों थे, अब वहां चेहरे खिलते हैं। बेटियों का स्कूल जाना एक सपना था, अब हर बेटी देख रही है एक बड़ा सपना। खुद का व्यापार सोच से बाहर था, आज करोड़ों नारी है एक व्यापारी। शादी करके घर तो आई, पर वो घर घर न था। आज पक्के घरों में रिश्ते और पक्के हो रहे हैं। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। कला में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित लोक गायक श्याममणि देवी मोदी सरकार के कार्यों से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 11 वर्षों के शासन में देश आत्मनिर्भर बना है और बहुत तेजी से हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। श्याममणि देवी ने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशासन से भारत विश्व में एक स्वयं संपूर्ण देश होकर उभा हुआ है। भारतीयों के प्रति सारा विश्व का सम्मान और श्रद्धा बढ़ता जा रहा है। हमारा भारत उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात, हमारा भारत तथा हम भारतीयों आत्मनिर्भरशील बन रहे हैं और हम खुद को भारतीय कहकर गर्व अनुभव करते हैं। भारत एक विकसित राष्ट्र बनकर आगे बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी विभिन्न कार्यक्रम माध्यम से और आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम माध्यम से समग्र भारतीय समाज के साथ जो आंतरिकता के साथ जुड़े रहते हैं, वो उनका अनन्यता है। TWI ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD डॉक्टर उत्तम सिंघल ने पिछले 11 सालों के कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार के सुशासन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गुड गवर्नेंस के जरिए दुनिया को भारत के साथ काम करने के लिए आकर्षित किया है। उत्तम सिंघल ने कहा कि आज यूरोप के देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। मोदी जी के 11 साल इस चीज को बयान करते हैं कि गुड गवर्नेंस क्या होती है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में भारत का नाम ऊंचा लेके गए हुए हैं। आज इटली, फ्रांस और 2 दिन बाद स्विट्जरलैंड और स्वीडन, ये भारत को इनवाइट किया जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए, ट्रेड्स के लिए बात करने के लिए, और ये सारा संभव हुआ है गुड गवर्नेंस से। आज इंडिया की इकोनॉमी 3-4 नंबर पे आ चुकी है। उसमें बहुत बड़ा योगदान मोदी जी के विजन का है, उनकी पूरी टीम का है। आज लीगल रिफॉर्म्स उन्होंने चेंज करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया, वुमेन एम्पावरमेंट करी, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भारत का नाम एक अव्वल दर्जे पे लेके गए हैं। तो इसका सारा श्रेय उनको जाता है, उनकी पूरी टीम को जाता है। और आइए अब खबरें विकसित कृषि संकल्प अभियान से जुड़ी हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बेंगलुरु पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कमलम के खेतों का दौरा किया। कृषि मंत्री ने कमलम की खेती के लाभ बताते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान जरूरी हैं, इसलिए किसानों को कमलम जैसी मुनाफे वाली फसलों की तरफ आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत बनाना है 2047 तक। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान चाहिए, और विकसित खेती के अंतर्गत ही हमको कृषि का विविधीकरण करके ऐसी कमलम जैसी फसलों की तरफ आना पड़ेगा। उगाना भी आसान है, हम किसानों को एजुकेट भी करेंगे
इससे 3 फायदे हैं। एक, ऑर्गेनिक उत्पाद मिलेगा। दूसरे, इतने न्यूट्रिएंट हैं इसमें जो मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत बेहतर रखेंगे। तीसरे, जब हम दूसरी फसलें करते हैं तो 50,000 1 लाख रुपया मुश्किल से 1 एकड़ में बच पाता अगर ढंग से किया जाए, लेकिन इसमें आप 6-7 लाख रुपया भी हर साल कमा सकते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बेंगलुरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने राज्य के किसान शंकर और सिद्धू को बधाई दी, जिन्होंने IIHR की मदद से अत्यधिक उत्पादन वाले कटहल की प्रजाति विकसित की है। उन्होंने किसानों को पारंपरिक खेती के बजाय फूलों, फलों और सब्जियों की खेती करने की सलाह दी। शंकर, सिद्धू, इनने सिद्धि प्राप्त की है। ऐसा जैक फ्रूट का प्लांट तैयार किया है जिसका प्रोडक्शन जबरदस्त है। IIHR ने इनको सहयोग किया है, सलाह दी है, गाइड किया है। सभी किसानों से मेरा आग्रह ये है कि अब केवल ट्रेडिशनल फसल नहीं, हम फूलों, फलों और सब्जियों की तरफ भी बढ़ें। अनेकों तरीके हैं, अनेकों उपाय हैं खेती में लाभ बढ़ाने के। आप भी डाइवर्सिफिकेशन करके उस दिशा में आगे बढ़ें। और इसी के साथ समाचार में इतना ही। नमस्कार।